नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जॉनी धीमान और आप मेरे चैनल पे हैं जिसका नाम है हॉरर नाइट्स विद जीडी और जहां आप सुन रहे हैं कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, हम हर बार बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी हॉरर नाइट्स विद जीडी चैनल की कहानियां एंजॉय करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। हे गाइस, व्हाट्स अप? तो क्या हाल चाल है आप सबके? दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सुनकर आप अपने गांव या शहर के उस रास्ते को दोबारा देखोगे तो एक बार जरूर सोचोगे कि कहीं वो रास्ता भी तो किसी भूतिया साए का अड्डा तो नहीं। ये कहानी है रघुवीर काका की, एक बुजुर्ग किसान की जो अपनी बीमार बेटी से मिलने रात के अंधेरे में निकल पड़े। लेकिन जो उन्होंने उस रास्ते पर देखा उसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तो दोस्तों, फासन अपनी सीट बेल्ट। आज की कहानी डरावनी भी है, रहस्यमयी भी है और सबसे बड़ी बात, इसका अंत आपको विश्वास दिलाएगा कि सच्ची आस्था किसी भी श्राप को हरा सकती है। चलिए शुरू करते हैं। दिसंबर की सर्द शाम थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे जसूला में एक पुराने चूने से पुते मकान के बरामदे में रघुवीर काका, लगभग 60 वर्ष, अपनी खाट पर बैठे बीड़ी सुलगाने की तैयारी कर रहे थे। उनका चेहरा समय की झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखों में आज भी एक किसान की दृढ़ता और स्नेह झलकता था। पास ही उनकी धर्मपत्नी सुमित्रा देवी, 58 वर्ष, धीमी आवाज में भजन गुनगुनाते हुए पीतल के लोटे में पानी भर रही थी। तभी सुमित्रा देवी ने भजन रोककर एक गहरी सांस ली। उनके हाथों में कल की आई हुई एक पुरानी सी चिट्ठी थी, जिसके किनारों पर स्याही थोड़ी फैली हुई थी। सुनते हो? रघुवीर काका ने बीड़ी होठों से हटाकर कहा। कहो, आज भजन क्यों रुक गया? कहीं फिर तो दाल में नमक कम नहीं रह गया? मजाक मत करो, कल जो चिट्ठी आई थी हमारी बिटिया मंजरी की। रघुवीर काका तुरंत सीधे बैठ गए। मंजरी उनकी इकलौती बेटी थी, जिसका ब्याह 5 साल पहले पास के ही धर्मपुर गांव में हुआ था। हाँ, मंजरी की क्या लिखा है उसने? लिखा है कि उसकी तबीयत बहुत खराब है, पिछले कई दिनों से बुखार नहीं टूट रहा। उसके ससुराल वालों ने भी लिखा है कि एक बार आकर देख जाओ। रघुवीर काका के माथे पर तुरंत बल पड़ गया। धर्मपुर गांव, नाम भले ही अच्छा था, लेकिन उस गांव के बारे में कई तरह की बातें कही जाती थीं। पुराने लोग कहते थे कि वहां रात में कुछ चलता है, पर रघुवीर काका उन बातों में यकीन नहीं करते थे। तबीयत खराब है तो फिर देर किस बात की? मुझे कल ही निकलना होगा। हाँ, कल सुबह निकल जाओगे तो शाम होते होते पहुंच जाओगे। ट्रेन से 4-5 घंटे का ही सफर है। ठीक है, कल सुबह पहली ट्रेन से निकलूंगा। शाम तक पहुंचकर देखूंगा कि मेरी बिटिया को क्या तकलीफ है। तुम चिंता मत करना। अगले दिन सुबह रघुवीर काका ने अपनी पुरानी अटैची उठाई, जिसमें धोती कुर्ता और बेटी के लिए उनकी सबसे अच्छी कमाई से खरीदी गई मिठाई रखी थी। सुमित्रा देवी के माथे पर तिलक लगवाने और आशीर्वाद लेने के बाद वो स्टेशन के लिए निकल पड़े। काका ने स्टेशन पहुंचकर टिकट लिया और ट्रेन का इंतजार करने लगे, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। ट्रेन पहले 1 घंटा, फिर 2 और फिर 3 घंटे लेट होती गई। बीच में सिग्नल की समस्या, फिर इंजन में खराबी और फिर न जाने क्या क्या बहाने। रघुवीर काका का मन बेचैनी से भरा था। हर मिनट उन्हें लग रहा था कि उनकी मंजरी उन्हें पुकार रही है। अब तो ये ट्रेन रात में ही पहुंचेगी। काका ने हताश होकर सिर हिलाया। वो अपनी यात्रा की योजना के अनुसार शाम तक धर्मपुर पहुंचना चाहती थी, ताकि रात होने से पहले बेटी के पास पहुंच सके। लेकिन अब ये संभव नहीं लग रहा था। थकी हारी ट्रेन जब धर्मपुर हॉल्ट नामक स्टेशन पर पहुंची, तब बाहर घना अंधेरा छा चुका था। रघुवीर काका ने घड़ी देखी, रात के पूरे 8 बज चुके थे। रघुवीर काका
ट्रेन से नीचे उतरे। प्लेटफॉर्म पर भयानक सन्नाटा पसरा था। ये एक छोटा हॉल्ट था, मुख्य स्टेशन नहीं, इसलिए यहां यात्रियों की भीड़ भाड़ वैसी नहीं थी। स्टेशन पर सिर्फ टूटी फूटी बेंचें, एक जंग लगा हुआ पानी का नल और एक मंद सा पीला बल्ब जल रहा था। उस बल्ब की रोशनी में चारों ओर एक अजीब सी उदासी और वीरानी दिखाई दे रही थी। काका ने अपनी अटैची पकड़ी और मन में सोचा, हे भगवान, इतनी रात हो गई, अब क्या करूं? मंजरी का गांव यहां से कम 5 किलोमीटर दूर है। प्लेटफॉर्म से बाहर निकलकर वो पैदल चलने लगे। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल कौंध रहा था, इतनी रात को इस वीरान जगह पर कोई टैक्सी या ऑटो मिलेगा क्या? ये कैसा गांव है जहां रात 8 बजे ही सब सो जाते हैं? काका ने खुद से कहा। तभी उस गहरे अंधेरे को चीरती हुई दूर से एक धीमी सी आवाज उनके कानों में पड़ी। आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक पीतल की केतली से निकलती भाप की थी। स्टेशन की सीमा से थोड़ा बाहर, जहां सड़क शुरू होती थी, वहां से एक व्यक्ति धीमी गति से उनकी तरफ आ रहा था। वो अधेड़ उम्र का एक दुबला पतला आदमी था, जिसने सिर पर एक पुरानी ऊनी टोपी पहन रखी थी। उसके एक हाथ में भाप निकलती पीतल की केतली थी और दूसरे हाथ में चाय के खाली गिलास। रघुवीर काका को लगा जैसे किसी रेगिस्तान में पानी मिल गया हो। उन्होंने उस चाय वाले को आवाज दी, अरे भाई, ओ भाई, जरा सुनो। चाय वाला रुक गया। उसने हैरानी से काका को देखा, जैसे इस समय यहां किसी यात्री की उम्मीद नहीं थी। वो उनके पास आया और अपनी केतली जमीन पर रखी। नमस्ते काका, आप अभी अभी आए क्या? हाँ, ट्रेन बहुत लेट थी। एक बात बताओ, इस समय यहां कोई टैक्सी या ऑटो मिलेगा क्या? मुझे गांव जाना है। चाय वाला थोड़ा रुका, फिर बोला, ऑटो इस वक्त? नहीं काका, यहां रात 8 बजे के बाद कुछ नहीं मिलता। आप ही पहले यात्री हैं जो इतनी देर से आए हैं। हॉल्ट बंद होने वाला है। तो फिर पैदल जाना होगा। तुम कहां जाना चाहते हो? मुझे धर्मपुर गांव जाना है। मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। जैसे ही चाय वाले ने धर्मपुर नाम सुना, उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसकी आंखें फैल गईं और उसने एक झटके में पीछे हटते हुए अपनी केतली पकड़ ली। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। नहीं काका, धर्मपुर क्यों? क्या हुआ? काका, मैं आपको मना करता हूं, इस वक्त इस अंधेरे में आप उस गांव में मत जाइए। आप यहीं स्टेशन पर रुक जाइए, मैं कल सुबह का इंतजाम करवा दूंगा। अभी क्या बकवास कर रहे हो? क्या हुआ धर्मपुर को? मेरा गांव है वो, मेरी बेटी वहां है। तुम कौन होते हो मना करने वाले? काका का स्वर गुस्से से भरा था। गुस्सा मत होइए काका, ये गांव मेरा नहीं है, लेकिन मैं इस जगह को जानता हूं। यहां रात 8 बजे के बाद जिंदगी खत्म हो जाती है। ये सड़क, ये अंधेरा, ये सब खाली नहीं है काका। क्या मतलब? तुम पहेलियां बुझाना बंद करो। मेरी बेटी बीमार है, तुम कह रहे हो कि मैं यहीं ठिठुरता बैठा रहूं? आप जिद कर रहे हैं तो मुझे बताना पड़ेगा, पर याद रखिए, मैंने आपको साफ साफ मना किया था। चाय वाले ने गहरी सांस ली, ऐसी सांस जैसे किसी पुराने दर्द को बाहर निकाल रहा हो। काका, ये हाल्ट धर्मपुर गांव के एकदम पास है। इस जगह पर रात 8 से 12 के बीच एक अजीब साया घूमता है। हम सब उसे बिना सिर का कहते हैं। रघुवीर काका चुप हो गए। चाय वाले ने कहानी शुरू की। बात सालों पुरानी है। एक जमींदार का नौकर था, नाम था भगत। उसने जमींदार का भेद खोल दिया था। गुस्से में जमींदार ने यहीं पास के जंगल में उसका सिर काट दिया था। उस नौकर की आत्मा बिना सिर के भटकती है। वो हमेशा एक नया सिर ढूंढता रहता है। पर वो यहां क्यों आता है? क्योंकि वो अपनी पहचान चाहता है काका। बिना सिर के वो कभी पूरा इंसान नहीं बन सकता। बिना पहचान के उसे मुक्ति नहीं मिल सकती। वो इसलिए आता है क्योंकि वो किसी भी अकेले यात्री को जो यहां रात में खड़ा हो, उसे रोकता है और उस पर हमला करता है। उसका एक ही मकसद है
वो यात्री को मारकर उसका सिर ले लेता है। लोग कहते हैं कि वो अपने धड़ पर उस यात्री का सिर लगा लेता है ताकि वो उस इंसान की पहचान अपना सके, लेकिन वो सिर कभी उसकी धड़ पर टिकता नहीं और वो फिर से एक नया सिर ढूंढता रहता है। रघुवीर काका की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, पर उन्होंने हिम्मत दिखाई। तो बताओ, अगर वो साया दिख जाए तो क्या करना चाहिए? चाय वाले ने कहा, भागिए मत काका, भागने वाले को वो और तेजी से पकड़ता है। बस जमीन पर बैठ जाइए और आंखें बंद कर लीजिए, ना हिलिए ना बोलिए। अगर आप हिलेंगी या बोलेंगी तो वो समझेगा कि आप उसका इंतजार कर रही हैं। चाय वाले ने हाथ जोड़कर कहा, काका आप यहीं रुक जाइए। अगर आप इस साए के सामने आ गए तो आप धर्मपुर नहीं, सीधे शमशान घाट जाएंगे। सुबह मैं आपको किसी गाड़ी में बिठा दूंगा। रघुवीर काका ने अपनी अटैची उठाई। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में दृढ़ता थी। नहीं रामलाल, चाय वाले का नाम, मेरी बेटी की तबीयत खराब है। अगर मुझे वहां तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता ये भयानक अंधेरा है तो मैं जाऊंगा। एक पिता अपनी बच्ची को अकेला नहीं छोड़ सकता। उन्होंने अपनी अटैची उठाई और उस काली सड़क पर तेज कदमों से चलने लगे। चाय वाला रामलाल स्टेशन के अंदर से उन्हें देख रहा था। उसकी होंठ प्रार्थना में बुदबुदा रही थी। काका जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहे थे। स्टेशन से निकले उन्हें लगभग 15 मिनट हो चुके थे। सड़क दोनों तरफ घने काले पेड़ों से घिरी थी, जिनकी पत्तियां हवा में अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही हो। लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद काका ने देखा कि पेड़ों के बीच की दूरी अचानक बढ़ गई है। सामने खुला मैदान था और उसके बीचों बीच धुआं उठ रहा था। वो शमशान घाट था। अभी अभी वहां किसी का अंतिम संस्कार किया गया था। हवा में जली हुई लकड़ी और राख की तीखी भारी गंध फैली हुई थी। अंधेरे में भी काका ने देखा कुछ अंगारे अभी भी सुलग रहे थे और उनसे निकलती नारंगी पीली रोशनी आसपास के पत्थरों पर अजीब से साए बना रही थी। रघुवीर काका के पैर अब सचमुच थक चुके थे। उनकी पुरानी चप्पलें भीगी हुई थीं और घुटनों में दर्द होने लगा था। अब तो बस यहीं कहीं कोई गांव वाला मिल जाए तो अच्छा है। जैसे ही काका शमशान के मुख्य द्वार के ठीक आगे पहुंचे, उनकी नजर सामने पड़ी। एक काला धुंधला साया सड़क के किनारे खड़ा था। काका ने सोचा कोई इंसान होगा जो दाह संस्कार देखने आया होगा। उन्होंने तेजी से कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही वो उस साए के बिल्कुल करीब पहुंचे, उनके पैरों ने जवाब दे दिया। वो भय के मारे वहीं जम गए। वो कोई इंसान नहीं था, कम से कम पूरा इंसान तो नहीं था। उस साए का सिर नहीं था, एक धड़ जो हवा में तैर रहा था, जैसे उसका कोई वजन ही ना हो। उसके कपड़े राख से सने हुए थे और धड़ की जगह से टपकता हुआ काला चिपचिपा पदार्थ नीचे सड़क पर गिर रहा था। वो धड़ धीरे धीरे काका की तरफ बढ़ने लगा। काका का गला सूख गया, उनकी सांस सीने में ही अटक गई। अचानक उस धड़ के पेट से या पता नहीं कहां से एक गहरी गूंजने वाली आवाज आई, जिसने अंधेरी रात की चुप्पी को फाड़ दिया। मेरा सिर मिल गया, कितने बरसों से ढूंढ रहा था। काका ने जोर से चीख मारी, एक ऐसी चीख जो अंधेरी रात में दूर तक गूंज गई। उन्होंने मुड़कर पीछे नहीं देखा, वो पूरी ताकत से दौड़ने लगे। उन्हें महसूस हुआ जैसे समय रुक गया हो और रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा हो। वो दौड़ते रहे। उनके दिल की धड़कन किसी ड्रम की तरह उनके कानों में बज रही थी। उन्हें लगा जैसे वो उसी शमशान के चारों ओर एक अंतहीन घेरे में दौड़ रहे हैं। हर झाड़ी, हर पेड़ एक जैसा लग रहा था।
काफी देर बाद जब काका का सीना दर्द करने लगा और पैरों ने जवाब दे दिया, उन्होंने हिम्मत करके पीछे देखा। कोई नहीं था, रास्ता खाली था, अंधेरा शांत था। उन्हें लगा शायद वो महज एक बुरा सपना था या थकावट का भ्रम। वो सड़क से हटकर पास के एक पुराने विशाल बरगद के पेड़ के नीचे हांफते हुए रुक गए। उन्होंने पेड़ के तने से टिककर गहरी सांस ली। एक पल के लिए शांति मिली, लेकिन तभी उन्हें अपनी ठीक पीछे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। और फिर वो गूंजने वाली आवाज, इस बार और भी करीब, मानो उनके कान के पास ही हो। तुम्हारे सिर पर हो। काका वहीं बेहोश होकर गिर गए। जब काका को होश आया तो वो धर्मपुर गांव में अपनी बेटी के घर के सुरक्षित बिस्तर पर थे। उनकी बेटी ने, जिसका चेहरा पीलापन लिए हुए था, चिंता से उनका हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। पापा, आपको कुछ हुआ? बेटा, मैं कल रात, मुझे पता है पापा। तुम्हें कैसे पता? बेटी ने उनका हाथ अपने हाथों में लिया और धीरे से बोली, मुझे रात को ही आभास हो गया था पापा। मेरे दिल में एक भयानक दर्द उठा, जैसे कोई आपको छूने की कोशिश कर रहा हो। मैं समझ गई थी कि कोई बुरी शक्ति आपका पीछा कर रही है। तो तुमने क्या किया? मैंने पूरी रात जागकर बिना रुके हनुमान चालीसा का पाठ किया पापा। बेटी की आंखों में एक अलग ही चमक थी। मैं जानती थी केवल उस शक्ति से ही उस शमशान के प्रेत से आपको बचाया जा सकता था। और जैसे ही मैंने पाठ किया, आपके पीछे वो साया पीछे हटता गया। रघुवीर काका ने गहरी सांस ली। उन्होंने अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा। बेटा, मैंने आज पहली बार देखा, जिस चीज पर मैं कभी यकीन नहीं करता था, वो सच थी। पर उससे भी बड़ी सच्चाई ये है, तुम्हारी आस्था, तुम्हारी श्रद्धा, तुमने मुझे बचा लिया। बेटी मुस्कुराई। पापा, ये आपका प्यार था जो आपको रात में उस रास्ते पर ले आया, और ये मेरा प्यार था जिसने आपको बचा लिया। कभी कभी प्यार ही सबसे बड़ा कवच होता है। काका की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन के बाद रघुवीर काका ने कभी किसी की आस्था का मजाक नहीं उड़ाया, और उस रास्ते पर जहां वो रात में अकेले गए थे, वो फिर कभी सूर्यास्त के बाद नहीं गए। लेकिन जब भी वो दिन में उस रास्ते से गुजरते, उन्हें लगता जैसे कोई अदृश्य साया उन्हें देख रहा हो, पर अब बरसी नहीं, बल्कि एक अजीब सी सनक के साथ। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपके पास भी कोई कहानी है, जैसा कि ज्यादातर लोगों के पास होती है, या कोई सच्ची घटना का अनुभव है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको अपने चैनल पे शेयर करूं, तो आप अपनी कहानी मेरे ईमेल पे भेज सकते हैं। मेरा ईमेल कमेंट में पिन किया हुआ है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।